नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियानों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। देखो, दक्षिण अभियान के मकसद क्या थे, किस उद्देश्य से किए गए, और दक्षिण अभियान जो था उनमें कौन कौन से राज्यों पर उसने अटैक किया था, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम दक्षिण अभियानों पर जाने से पहले हम दक्षिण भारत की तात्कालीन स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उस टाइम पर कौन कौन से राज्य थे जो सर्वाइवल कर रहे थे। ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत की। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन उस टाइम पर दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीप भारत में 4 राज्य थे। 4 राज्यों के नाम है, एक है देवगिरी, दूसरा है वारंगल, तीसरा द्वार समुद्र, चौथा है पांडे। देवगिरी में यादव वंश था। देवगिरी में कौन सा? यादव वंश, यादव वंश। और वारंगल में थे काकतीय वंश। द्वार समुद्र में होयसल वंश, और पांडे थे। अब देखो, द्वार समुद्र की बात की जाए, देवगिरी की, तो देवगिरी जो था, ये देखो, इधर देखो, ये दक्षिण भारत है, दक्षिण प्रायद्वीप। यहां पर महाराष्ट्र में है देवगिरी। देवगिरी जो है, जो उत्तर में, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तर में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और उत्तर पश्चिम में है गुजरात, ये गुजरात और मालवा। ठीक है, और इसके पश्चिम में है यहां पे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जो कि काफी लंबी है। दक्षिण में है यहां पे, दक्षिण में द्वार समुद्र राज्य पड़ता था, और इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में यहां पे था वारंगल साम्राज्य। ये इसकी भौगोलिक सीमा थी। और अलाउद्दीन के समकालीन जो यादव वंश का जो राज्य था, राज्य का शासक था, उस शासक का नाम है रामचंद्र देव। शासक कौन था उस टाइम का अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन? रामचंद्र देव। ठीक है, और ये जो देवगिरी राज्य है, ये अपनी धन संपदा और समृद्धि के लिए काफी विख्यात था, क्योंकि व्यापार के जरिए काफी सारा धन सोने चांदी के रूप में यहां आकर एकत्रित होता था। और यही कारण है कि दक्षिण भारत की अधिक धन संपन्नता और समृद्धि के कारण जो उत्तर के सुल्तान थे, उत्तर के मुस्लिम शासक, उनकी आंखें दक्षिण की तरफ पड़ी, और उसी धन संपदा को लूटने के मकसद से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपने अभियान किए थे। तो ये हो गया अपना देवगिरी। और देवगिरी के आगे चलते हैं। देवगिरी की जो सीमा लगती थी, राज्य की सीमा, वो वारंगल से लगती थी। और वारंगल में उस समय राज्य वंश था वो काकतीय वंश था, और काकतीय वंश का जो शासक था उस टाइम पर वो था प्रतापरुद्र। और ये वारंगल राज्य भी अपने व्यापार के जरिए काफी सारा धन अर्जित करता था, और ये भी काफी धन धान्य से भरपूर था। काफी सारा सोना चांदी व्यापार के जरिए यहां पर आया करता था, यानी खूब सारा धन था। और जो तीसरा राज्य है वो है द्वार समुद्र, जो कि देवगिरी के दक्षिण और वारंगल के
पश्चिम और दक्षिण में पड़ता था, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में। और द्वार समुद्र पर उस टाइम पर शासन था होयसल राज्य का, और होयसल राज्य का उस टाइम पर जो शासक बताया जाता है वो है भल्लाल देव, भल्लाल देव ये शासक था। और द्वार समुद्र जो था ये उत्तर में देवगिरी और दक्षिण में यहां पर है पांड्य। पांड्य शासकों से हमेशा युद्ध में उलझा रहता था, क्योंकि ये ऐसी भौगोलिक स्थिति में ऐसी जगह था जहां पर उत्तर और दक्षिण में इसकी सीमाएं लगती थी, और साथ में वारंगल राज्य से भी इसकी सीमाएं लगती टकराती थी। और जहां पर राज्यों की सीमाएं टकराती है उनमें युद्ध होना लाजमी है, चाहे वो आज की बात ले लो, चाहे वो इतिहास में किसी भी राज्य की बात ले सकते हो आप। क्योंकि चाणक्य नीति में कौटिल्य अर्थशास्त्र में साफ साफ कौटिल्य ने लिखा है कि पड़ोसी राज्य हमेशा मित्र ना होकर वो हमेशा दुश्मन होता है। और यही कारण है कि हमेशा से ही इंडियन हिस्ट्री ले लो, चाहे अन्य किसी भी राज्य का इतिहास ले लो, उसमें पड़ोसी राज्य हमेशा दुश्मन ही रहा। और इन्हीं सीमाओं के टकराने के कारण क्या होता है, इनमें आपस में विवाद चलता रहता था। और द्वार समुद्र क्या है, उत्तर और दक्षिण में और पश्चिम और पूर्व में हमेशा अपने पड़ोसी राज्य से संघर्षरत था। और दक्षिण की बात की जाए तो सुदूर दक्षिण में एक और राज्य था पांड्य राज्य। पांड्य राज्य की जो राजधानी थी, राजधानी की बात की जाए, राजधानी का नाम है मदुरई, मदुरा या मदुरई, मदुरा बोलते हैं उस टाइम, मदुरा आज मदुरई बोलते हैं। शासक की बात की जाए तो उस टाइम पर यहां का शासक था कुलशेखर। और कुलशेखर के दो पुत्र थे, एक था वीर पांडे और एक था सुंदर पांडे। वीर पांडे और सुंदर पांडे ये दो पुत्र थे। इनमें से एक जायज संतान थी और दूसरी नाजायज संतान थी, यानी कि किसी और से उसका पुत्र प्राप्त होता है। जिनमें देखो वीर पांडे क्या था, ये नाजायज नाजायज था, अभेद पुत्र माना, अभेद। और ये वेद था। और क्या हुआ कि सुंदर पांडे ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद शासन को हथियाना चाहता था, जबकि अपने मृत्यु से पहले ही कुलशेखर ने वीर पांडे को मदुरै राज्य का क्या बना दिया था, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और इसने किस सुंदर पांडे ने कुलशेखर की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद जो राज्य है इसको मिल गया वीर पांडे को, और ये चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास मदद मांगने के लिए। किसने, कौन, सुंदर पांडे। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत था। और ये दक्षिण भारत की खास बात ये थी कि ये क्या थे, आपस में हमेशा संघर्षरत रहते थे। ये धन धान्य और आर्थिक रूप से तो समृद्ध थे, लेकिन आपसी ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य के कारण क्या होते थे, ये अपनी स्थिति खुद ही खराब करने में तुले हुए थे। इनमें आपसी संगठन का अभाव था, आपसी प्रेम का अभाव था, एकता का अभाव था। और इन्हीं आपसी संगठन का ना होना, एकता का ना होना उत्तर के सुल्तानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। और इन्हीं कमजोरी के कारण क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को इनको जीतने में जरा सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये आपस में खुद ही उलझे रहते थे। और ये उलझन जो है हिंदुस्तान के हर एक शासक की रही है, हर एक हिंदू शासक की रही है। इसी उलझन, इसी एकता के अभाव के कारण जो है विदेशी यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने देश को लूटा और यहाँ पर राज किया। और इसी वजह से यहाँ पर आगे चलकर हम देखते हैं, इसी एकता के ना होने के कारण अंग्रेजों को भी यहाँ पर आने का या देश को लूटने का, देश पर राज करने का मौका मिला। और यही एकता जो थी, ये भारत के इतिहास में हमें काफी बार देखने को मिलेगी कि ये एकता का अभाव, हमें एकता का अभाव
होने के कारण ये देश जो था समृद्ध होते हुए भी क्या था, एक नई शक्तियों के, विदेशी शक्तियों के आंखों में खटकता रहा और उन विदेशी शक्तियों का क्या होता, शिकार होता रहा। और इसी वजह से क्या होता, अलाउद्दीन खिलजी जो पहला सुल्तान बना जिसने दक्षिण भारत को लूटा था। और बात की जाए, देखो उस टाइम क्या था कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो उत्तर भारत में हुए थे। दक्षिण भारत को उनके बारे में पता नहीं था कि दक्षिण भारत में इतनी धन दौलत है कि हम उत्तर भारत में जितनी उत्तर भारत में नहीं है। क्योंकि महमूद जो गजनवी है वो केवल गुजरात तक आकर चला गया था, और मोहम्मद गोरी को तो दक्षिण आने का मतलब गुजरात भी आया था वो आक्रमण करने, लेकिन यहाँ से भगा दिया गया उसे। तो अलाउद्दीन खिलजी और पहला सुल्तान बना जो कि दक्षिण भारत की ओर रुख करता और उसे दक्षिण भारत को जीता। और कहा जाता है कि यहां से उसे इतना धन प्राप्त हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के व्यय करने के बाद भी उसका कुछ अंश तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक तक बना। काफी सारा धन यहाँ से प्राप्त हुआ था। धन की बात की जाए तो देखो यहाँ पर क्या होता था, दक्षिण भारत में ये व्यापार केंद्र थे। यहाँ से क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था। और विदेशी व्यापार में सोना, चांदी, मोती काफी मात्रा में आते थे। और यहाँ पांड्य राज्य में एक जगह है माबर, और माबर राज्य जो है ये अपने मोतियों के उत्पादन के लिए काफी फेमस था। और व्यापार से काफी सारे क्या आ रहा है, यहाँ पर धन आ रहा है, काफी धन धान्य थे। और यहाँ इसे धन की बात की जाए, कि धन संपन्नता की बात की जाए, तो विदेशी यात्री जो उस टाइम पर आए थे उन्होंने भी इन राज्यों की धन संपन्नता के बारे में काफी लिखा है, जिन्हें मार्को पोलो का नाम प्रमुख है। मार्को पोलो जो दक्षिण भारत आया था उसने पांड्य राज्य, वारंगल राज्य, इनके धन संपन्नता, समृद्धि की बात की है। और कहा जाता है कि इन लेखकों ने ये लिखा है कि यहाँ के जो गरीब से गरीब और दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी है वो क्या पहनता है, सोने चांदी के आभूषण पहनता है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता है। मतलब इतना धन दौलत है यहाँ पे। इतने धन दौलत होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, इन्हीं उत्तर सुल्तानों का ये शिकार बना। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले देवगिरी राज्य की तरफ। देखो देवगिरी राज्य की तरफ चलते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्य की बात की जाए कि उसने दक्षिण भारत को क्यों जीता, और अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान, दक्षिण अभियान, वो उत्तर भारत के अभियानों से थोड़े अलग टाइप के। जैसा कि प्राचीन काल में हमें समुद्रगुप्त के अभियान देखने को मिलते हैं उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के जो अभियान थे वो वेसल स्टेट की अवधारणा को लेकर थे। मतलब कि वो केवल इस राज्य को, दक्षिण भारत राज्य को अपने राज्य में मिलाना नहीं चाहता था, इसको जीता और इनको वेसल स्टेट बना दिया, यानी करद राज्य बना दिया। केवल यहाँ से क्या है, कर के रूप में धन आता है। और उत्तर भारत के राज्यों को क्या कर लिया उसने, खुद के राज्य में मिला लिया। तो समुद्रगुप्त की तरह इसने भी दो तरह की नीतियां अपनाई, सकल मोक्षानुग्रहण और प्रभुत्वोधन। दो नीतियां हैं। उत्तर भारत के लिए जो अपनाई जो है प्रसवोधरण, यानी प्रत्यक्ष विलय, और दक्षिण भारत के लिए वो उत्तर भारत की है, और दक्षिण भारत के लिए सकल मोक्षानुग्रह। ग्रहण, मोक्षानुग्रह, ग्रहण, मोक्षानुग्रह, ये जो दो नीति, यानी कि इसका मतलब होता है कि करद राज्य बनाना, करद जैसे वेसल स्टेट जैसे कराता है। ये दो नीतियां, ये दक्षिण भारत की थी। जो समुद्रगुप्त की नीति है, नाम है समुद्रगुप्त की नीति हो गई।
प्रसवोद्धरण और ग्रहण मोक्षानुग्रह, यही इन्हीं नीतियों को पालन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ये पहले बताया मैंने, एक बार और देखो। पहला है देवगिरी। देखो देवगिरी पर जो आक्रमण है, वो सबसे पहला आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में किया था। कब? 1296, जब वो गढ़ा माणिकपुर का गया था, एक इक्तेदार तब किया था उसने। अब देखो इस अभियान में क्या था, इस अभियान में उसने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नदियों को पार करते हुए सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? वो मालवा होते हुए, मतलब इन क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा। दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हुए उसने सबसे पहले एक जगह आएगी, उस जगह का नाम देखो, एक जगह है एलिचपुर। एलिचपुर में घाटी है लंजोरा। यहां पर क्या है कि 2 महिलाओं का शासन था। क्या इनका? 2 महिलाओं का। और इस महिलाओं को इन्होंने क्या कर लिया था? इसको आक्रमण, इन पर आक्रमण किया और इनको जीत लिया। लेकिन यहाँ की सेना ने भी क्या हुआ, इनको कड़ी टक्कर दी, और इस टक्कर के जरिए इनको ये आभास हो गया कि दक्षिण भारत के लोग कैसे हैं। ये जो जगह है, ये देवगिरी से मात्र कहा जाता है कि 10 मील की दूरी पे थी। 10 मील की दूरी पे ये वाली जगह लंजोरा, एक घाटी है जहां पर 2 महिलाएं शासन करती। छोटा सा स्टेट था, उनको क्या करे, सबसे पहले इसको जीत लिया। अब ये खबर कहां पहुंची? देवगिरी पहुंची। देवगिरी के जो लोग थे वो आतंकित हो गए। किससे? अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण से। 2 महिलाओं को क्या कर दिया? जो 2 महिलाओं का शासन था, 2 महिलाओं का शासन था यहाँ पर क्या किया? इसको जीत लिया, इसको हरा दिया, इसको जीत लिया। अब कहां पहुंचा वो? देवगिरी पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पहुंचा। देवगिरी में क्या हुआ? जो रामचंद्र देव था, ये था अकेला। इसका जो पुत्र है उसका नाम है सिंगण। क्या नाम है? सिंगण। ये सिंगण जो है ये कहां गया हुआ था उस टाइम पर? ये दक्षिण अभियान पर गया हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर दुर्ग के अंदर सेना का अभाव था, सेना नहीं थी। रामचंद्र देव ने क्या किया कि अपने आप को दुर्ग में बंद कर लिया। मतलब कि दुर्ग के बंद कर दिया गया, दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए गए। और ये जो दुर्ग है ये एक चट्टान पे बना हुआ है, एक बड़ी चट्टान पे। और इस दुर्ग के क्या है, तीनों तरफ 50 फुट खाई। अलाउद्दीन की सेना जो है वो बाहर क्या कर रही थी? आक्रमण के लिए तैयार थी। और रामचंद्र देव जो था अपने आप को दुर्ग में बंद कर लिया, और इसने जनता की परवाह किए बिना ही अपने आप को क्या कर लिया? दुर्ग में सेव कर लिया। और अलाउद्दीन की सेना ने क्या किया? अलाउद्दीन की सेना ने नगरवासियों को लूटा। नगरवासियों को खूब लूटा। अब क्या था कि रामचंद्र देव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऊपर से क्या है कि ये अफवाह फैला दी गई कि जितनी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास यहाँ है उससे भी ज्यादा सेना और आ रही है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। इससे क्या हुआ कि जो रामचंद्र देव था ये भयभीत हो गया
कि इतनी सेना ने इतना विनाश कर दिया तो और सेना आएगी तो उसका क्या होगा, मेरी हार निश्चित है। अब उसने क्या किया, रामचंद्र देव ने थोड़ा कूटनीति से काम लिया और संधि करने का प्रस्ताव भेजा। दुर्ग से संधि करने का प्रस्ताव किसके पास भेजा, अलाउद्दीन खिलजी के पास। प्रस्ताव के साथ साथ एक दूत किसके पास भेजा, अपने ही बेटे सिंगण के पास, जो कि दक्षिण के अभियान पर गया हुआ था। इसके पास भेजा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना नगर में प्रवेश कर चुकी है और नगर को लूट रही है। रामचंद्र देव ने क्या किया कि किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत क्या था कि उसकी सेना यहां से चली जाए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, बदले में वो क्या करेगा, उससे बहुत सारा धन वो देगा। क्या देगा, धन देगा। ठीक है साहब, अलाउद्दीन मान गया संधि के लिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अलाउद्दीन की सेना लौटने लगी थी उसी टाइम पर सिंगण आ गया। ये सिंगण कहां से आ गया, दक्षिण से देवगिरी आ गया। और जब दक्षिण से देवगिरी पहुंचा तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टक्कर लेने की सोची। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टक्कर लेने की सोची। रामचंद्र देव ने इसको समझाया कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन ये नहीं माना। अब युद्ध का ऐलान कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी और सिंगण में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। सिंगण, अलाउद्दीन वर्सेस सिंगण, अभी दोनों में युद्ध हो रहा है। युद्ध के लिए ये दोनों आमने सामने हो गए। और क्या था, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीतता है, सिंगण की हार हो जाती है। नया नया जोश था, खून था, तो क्या सोचा कि मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन हुआ उल्टा। क्योंकि जो नुसरत खां था उसने और सेना लेके अलाउद्दीन खिलजी की सहायता कर दी और इसके जो सैनिक थे सिंगण के, ये भाग खड़े हुए इतनी सेना देखकर, और ये इन्होंने जीत लिया। अब क्या हुआ कि फिर से अलाउद्दीन की सेना ने नगर को, आसपास के एरिया को खूब लूटा। वहां के हाथी घोड़े सब चुरा लिए। अलाउद्दीन की सेना ने नगर को खूब लूट लिया, सारा धन था जो लूट लिया। अब क्या हुआ कि रामचंद्र देव ने वापस से संधि करने का प्रस्ताव रखा कि कहा साहब गलती हो गई है, हमने हमारे बेटे से नया नया खून है, सो माफ कर दीजिए, हम संधि करने के लिए तैयार है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि ठीक है संधि कर लेते हैं। संधि कर लिया, संधि के प्रस्ताव मान लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जो संधि की जो शर्त है वो पहले से काफी ज्यादा कठिन रखी गई। उस संधि की शर्त के तहत क्या था, काफी सारा धन अलाउद्दीन खिलजी ने लेने की मांग की। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे धन की मांग की। कहा जाता है कि उसमें 1000 मन तो चांदी, 1000 मन चांदी, 600 मन सोना, 10 मन मोती, 1000 थान रेशम के, हीरे, रत्न, नीलम और घोड़े, बैल आदि काफी ज्यादा मात्रा में उससे लिए। किससे, रामचंद्र देव से, क्योंकि रामचंद्र देव के पास काफी सारा सोना था। और इसी सोने धन के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दक्षिण भारत का विहार किया था। और इस आक्रमण के जरिए जो संधि हुई, संधि की शर्तों के तहत उसने काफी सारे धन की मांग की। और ये धन किसको दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया रामचंद्र देव द्वारा। और रामचंद्र देव ने क्या कर ली, संधि कर ली। और संधि के शर्तों में यह भी था कि प्रति वर्ष जो रामचंद्र देव है वो कर के रूप में धन कहां पहुंचाएगा, दिल्ली पहुंचाएगा, ये वादा भी किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको वापस, इसका राज्य सौंप करके इसको रामचंद्र देव को वापस से दिल्ली आ गया। उस टाइम पर ये जो था, बात है 1296 की, उस टाइम पर ये क्या था, कड़ा माणिकपुर का इक्तेदार था। पर इसी धन को लेकर, मैंने पहले बताया था, इसी धन को लेकर जो लूट का धन था, जो जलालुद्दीन खिलजी आता है कड़ा माणिकपुर और धोखे से क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर देता और खुद क्या बन जाता, सुल्तान बन जाता। ठीक है, तो ये पहला आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि कब था, जब ये इक्तेदार था। ठीक है, इक्तेदार था। और इस संधि के तहत क्या है, संधि के तहत क्या बना दिया, इसको करंट स्टेट बना दिया। किसको, देवगिरी को। देवगिरी से क्या आ रहा है, धन आ रहा है। अब क्या है कि जब संधि कर ली और धन देने का वादा कर लिया कि प्रतिवर्ष आपको हम इतना धन देंगे कर के रूप में, तो क्या हुआ कि कुछ वर्षों तक तो इसने चुकाया धन, फिर बाद में रामचंद्र देव ने धन देना बंद कर दिया।
कहा जाता है कि ये धन देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया, इसके बेटे सिंघन ने विद्रोह कर दिया, और जनता और बेटे के विद्रोह के कारण क्या हुआ, रामचंद्र देव को झुकना पड़ा और खुद और इस विद्रोह में शामिल होना पड़ा। और कहा जाता है कि उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मंगोलों और उत्तर भारत के अभियानों में बिजी था, और दक्षिण से उत्तर भारत दिल्ली की दूरी अधिक होने के कारण भी उसने ये धन देना बंद कर दिया था। अब क्या है कि वापिस से जो दूसरा अभियान होगा वो होगा 1307 के अंदर। पहला अभियान हुआ था ये पहला अभियान है, और ये दूसरा अभियान है। इसमें नुसरत खां था। कौन था अलाउद्दीन खिलजी के साथ? नुसरत खां। और यहां पर आएगा मलिक काफूर। इसमें सेनापति कौन रहेगा? इसमें याद रखना, सेनापति रहेगा मलिक काफूर। अगर पूछा जाए अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था, वो था मलिक काफूर। ये बता चुका मलिक काफूर कौन था। यहां पर कौन था? नुसरत खां। सेनापति कौन था अलाउद्दीन का सेनापति? नुसरत खां। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसमें आपको केवल एक कहानी के तौर पर पढ़ना है और सब कुछ याद हो जाएगा। बस कुछ नाम याद रखने, सन याद रखना है, कौन सा सेनापति था वो याद रखना, उस टाइम का शासक कौन था ये याद रखना। तो सेकंड अभियान है, द्वितीय अभियान। उस समय उस सेनापति के नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर। अब देखो इसके कारण क्या है, कब किया गया था ये? 1307 में। देखो कारण ये है, एक कारण तो इस अभियान के कारण ये, द्वितीय कारण ये थे कि देवगिरी के शासक द्वारा सुल्तान को द्वितीय अभियान का बंद कर देना। पहला कारण ये था। दूसरा कारण बताया जाता है देवगिरी के शासक द्वारा विद्रोह किया जाना। तीसरा किया जाना कि कमला देवी जो थी किसकी बेगम थी? पहले ये किसकी पत्नी थी? ये थी बघेल शासक, उसका नाम क्या है? बघेल शासक, जो गुजरात का बघेल शासक था, जिसका नाम है कर्ण बघेल। उसकी बेगम थी। उसने आकर अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पे आक्रमण किया तो कमला देवी उनके हाथ लग गए और कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने निकाह कर लिया था। अब दिल्ली में थी। इसकी पुत्री थी देवल देवी, जो कि अपने पिता के साथ कर्ण बघेल के साथ कहाँ भागी? देवगिरी भागी थी। तो कमला देवी ने इच्छा जाहिर की कि वो अपनी पुत्री को देखना चाहती है। ये भी कारण बताया जाता है। लेकिन जो मेन मकसद था वो था धन की प्राप्ति करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर रखी थी और उसको सेना को वेतन देने के लिए क्या चाहिए था? धन चाहिए था। और धन की प्राप्ति कहां से होगी? वापस से जब ये अभियान करेगा तब।
उसमें अभियान में नेता कौन था? मलिक काफूर, नेतृत्व करता मलिक काफूर। अब देखो जो द्वितीय अभियान जो था, इसमें क्या किया गया कि मलिक काफूर ने कमला देवी के पुत्री देवल देवी, इसको लेने के लिए भाई ये कहाँ पहुंचा? दक्षिण पहुंचा। दक्षिण में जो कर्ण बघेल था, इसने रामचंद्र देव को क्या किया? रामचंद्र देव को देवल देवी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी, और रामचंद्र देव ने सिंगण को सौंप दी। लेकिन क्या है कि ये देवल देवी जो है ये मलिक काफूर के हाथ लग गई। कहां पे? एलोरा के आसपास। और मलिक काफूर ने देवल देवी को कहां भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली भेजने के बाद खिज्र खां के साथ क्या हो गया? इसका निकाह हो गया, क्योंकि खिज्र खां और देवल देवी में क्या हो गया था? प्रेम संबंध हो गए थे, जिसकी घटना का जिसका उल्लेख अमीर खुसरो जो है इसकी रचना है, कृति है आशिका, इसमें किया है। आशिका में देवल देवी और खिज्र खां की प्रेम गाथा का क्या किया है उसने? उस पर वो लिखी है, किताब लिखी है। और ये भी याद रखना कि दक्षिण अभियानों में कौन था? अमीर खुसरो भी साथ था, अमीर खुसरो भी गया था मलिक काफूर के साथ। और मलिक काफूर जो है वो दक्षिण रामचंद्र देव के पास पहुंचा। रामचंद्र देव ने क्या कर रखा था? विद्रोह कर रखा था और धन देना बंद कर दिया था। रामचंद्र देव की सेना हार जाती है, मलिक काफूर क्या करता है? इस पर आक्रमण कर देता है और ये हार मान लेता है, हार जाता है। और मलिक काफूर क्या करता है? इसको दिल्ली भेज देता है, सुल्तान के पास दिल्ली भेज देगा इसको। दिल्ली में तकरीबन 6 माह रहा। इसने सुल्तान से क्या मांगी? माफी मांगी। सुल्तान ने इसको माफ कर दिया, किसको? रामचंद्र देव को। रामदेव ने रामचंद्र देव को। और माफ कर दिया, और इसने कहा कि मैंने जो टैक्स देना बंद कर दिया है मैं उस वापस से चालू कर दूंगा, आप दिक्कत मत लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसके प्रति क्या किया? सहानुभूति नहीं, कह सकते कि उदारता का परिचय दिया। अब ये उदारता जो है, इसका मकसद ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में मित्र राज्य तलाश रहा था, जिससे कि वो क्या कर सके? दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को लूटने में अभियान करने में उसकी सहायक हो सके ये वाला राज्य। इसलिए उसने उदारता की नीति का परिचय दिया, क्योंकि वहां से क्या धन प्राप्त हो सकता है इसको। और धन क्यों जरूरत है? क्योंकि इसके पास विशाल सेना थी और उत्तर में क्या कर रहा था? मंगोलों से लड़ रहा है और इसके आंतरिक विद्रोह उनसे लड़ रहा है और अभियान कर रहा है। तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी, और धन कैसे प्राप्त होगा? जब उदारता की नीति अपनाएगा। और उदारता की नीति से क्या होगा कि मित्रवत राज्य मिल जाएगा एक, और उस राज्य के जरिए क्या होगा कि अन्य राज्य को भी वो फतह कर सकता है। तो रामचंद्र देव ने क्या किया? जो रामचंद्र देव है ये दिल्ली गया, दिल्ली में 6 माह रहा, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे माफ कर दिया गया। और कहा जाता है कि रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का नवसारी जिला है उसकी जागीर दे दी, वो दे दिया। 1 लाख रुपए 1 लाख टके दिए इसे, और राय की उपाधि दी। ये उपाधि दी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक उपाधि दी गई, रायन उपाधि दी गई। और इसे यूज करने के लिए हरा छत्र दिया गया, जिसे कि शाही लोग भी यूज कर सकते थे। ये उपाधि के साथ क्या दिया? एक छत्र भी दिया गया जिसे ये यूज कर सकता था। और इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो देवगिर राज्य है ये दिल्ली सल्तनत का एक मित्रवत करद राज्य बन गया, और इसकी पराजय ने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के पराजय के द्वार खोल दिए,
क्योंकि आने वाले अभियानों में ये देवगिरी का जो राज्य है ये अन्य राज्यों को विजित करने में सुल्तान की सेना की क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ठीक है, आज के लिए ये देवगिरी का राज्य है ये हमने पढ़ा। आज इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अभियान के साथ। ठीक है, थैंक यू।